नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। अब मैं आपकी मुलाकात डॉक्टर रवि जोशी जी से करवाने जा रहा हूँ। अब मैं अगर आपको डॉक्टर रवि जोशी जी के बारे में बताऊँ तो मुझे ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि पिछला इंटरव्यू जब हमने डॉक्टर जोशी का किया था तब 10,000 से ज़्यादा लोग लगभग फेसबुक पर उसको देख चुके थे, यूट्यूब और फेसबुक पे मिला के। तो काफ़ी सारे लोगों के कॉल्स भी आए थे और मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब के पास भी बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई होगी, उनको भी इन सब चीज़ों को लेकर कहीं न कहीं सूचना मिली होगी। तो स्वागत है डॉक्टर हमारे इस कार्यक्रम में आपका एक बार फिर। नमस्कार सुनील भैया और मुझे पुनः बुलाने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सही बात यही है कि रवि सर आप डिज़र्व करते हैं। आप जो इस समय कोरोना से पीड़ित लोगों की सेवा कर रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि आपका पेशा सेवा से कहीं ऊपर है। आप जिस तरह के लोगों को मदद कर रहे हैं वो काबिल-ए-तारीफ़ है। बहरहाल लाइफ़स्टाइल कोरोना से आपकी भी बदल गई है, इतनी व्यस्तता शायद पहले नहीं रहा करती थी। निश्चित रूप से व्यस्तता का ये एक नया रूप देख रहा हूँ मैं और दिनचर्या, सोच और दिन को प्लान करने का तरीका सभी बदला है भैया अभी। तो अभी जब मैंने दिन में आपसे बात की थी, आप हॉस्पिटल में थे, पेशेंट्स देख रहे थे, तो मैंने कहा कि हम कैसे कहा आप कंफर्टेबल कब होंगे? तो आपने कहा कि 10:30 11 बजे के बाद, और इस समय 11 बजे है जब हम आपसे बात कर रहे हैं। तो देखिए कितनी व्यस्तता, इतनी सारी व्यस्तताओं के बीच हमारे लिए, आपके लिए समय निकाल कर डॉक्टर रवि जोशी यहाँ उपस्थित हुए हैं। एक बार फिर डॉक्टर साहब का बहुत-बहुत आभार है। डॉक्टर साहब क्या स्थिति है इस समय? एक एक बदलती स्थिति है, चेंज वाक़ई में हम देख रहे हैं। चेंज यूँ भी है कि अब लॉकडाउन खुल रहा है, चेंज ये भी है कि अब लोग जागरूक हो चुके हैं, चेंज ये भी है कि अब बाहरी पेशेंट जैसे उज्जैन महिदपुर, सराउंडिंग नागदा, बड़नगर तक के पेशेंट्स हमारे पास रेफ़र हो रहे हैं और उन उन उस बीमारी का भी रूप अब हमको देखने को मिल रहा है। चेंज ये भी है कि अब बीमारी में क्या होने वाला है, ये कुछ-कुछ अंदाज़ा हम लगा पाते हैं, पर बहुत कुछ ये बीमारी अभी भी हमको चखा जाती है। तो कई मायनों में चेंज है, कई मायनों में चेंज की अभी भी ज़रूरत है। क्या बात है! बहुत अच्छी बात कही, कई मायनों में चेंज है, कई मायनों में चेंज की ज़रूरत है। और एक सबसे अच्छी बात जो कही है डॉक्टर रवि जोशी ने कि हमें कुछ-कुछ अंदाज़ा होने लगा है, क्योंकि ये बीमारी पहली बार आई है और उसमें कुछ-कुछ अंदाज़ा होना भी बहुत बड़ी बात है और उससे बहुत मदद पेशेंट्स को मिलती है। तो अगर गंभीरता के लिहाज से बात करें तो कैसी? अपेक्षाकृत मतलब मैं ये कहूँगा कि गंभीर मरीज और गंभीर रूप में आ रहे हैं और सामान्य मरीजों की स्थिति सुधरी है। मतलब अधिक प्रोपोर्शनेटली अगर पहले 85% नॉर्मल थे, 15% सीरियस थे, तो अब 92% नॉर्मल हैं, 8% सीरियस है। पर वो जो 8% आ रहे हैं, वो थोड़े ज़्यादा सीरियस हैं। उसके पीछे कारण क्या है? कारण का कोई सटीक आकलन तो नहीं हो पाएगा क्योंकि अब मरीज प्रेज़ेंट भी जल्दी हो रहे हैं, बट प्रेज़ेंट जल्दी होने के साथ में उनकी तीव्रता कुछ अधिक है। तो कइयों का फैसला 2-3 दिन में हो जा रहा है, जो पहले 4-4 5-5 दिन भी लेता था। हाँ, मैं इस बात को फिर थोड़ा-सा समझना चाहता हूँ कि तीव्रता क्यों अधिक? तीव्रता क्यों अधिक है, ये तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और अलग-अलग बार ये देखा गया था कि क्या कोई अलग स्ट्रेन है जो इंदौर, भोपाल में है। आज तो ये भी सुनने में आया है कि भारत में अकेले 11 टाइप के कोरोना के अलग-अलग सब टाइप म्यूटेंट्स सर्कुलेट कर रहे हैं। तो ये वी हैव टू अंडरस्टैंड ये एपिडेमियोलॉजिकली धीरे-धीरे अब ये डाटा खुलेगा कि आखिरकार क्यों एक जगह के पेशेंट्स एक तरह से बिहेव करते हैं और दूसरे तरह के पेशेंट्स कुछ दूसरे तरीके से बिहेव करते हैं। यानी कि अगर आप एक ही कोविड का मरीज उज्जैन, इंदौर और भोपाल का देखेंगे, तो तीनों में ही बीमारी का रूप बहुत अलग पाएँगे। तीनों में बीमारी का रूप अलग है। आपने इंदौर, उज्जैन और भोपाल की बात कही। तो इन तीनों में तीव्रता इंदौर में ज़्यादा है? अभी तो उज्जैन साइड में ज़्यादा लग रही है, इंदौर में भी निश्चित रूप से ज़्यादा है, बट अब इंदौर में एसिम्प्टोमेटिक वर्ग ज़्यादा आ रहा है। अच्छा, तो ये एसिम्प्टोमेटिक आने से क्या लगता है पेशेंट को नुकसान कम हो रहा है? देखिए, जो नुकसान यूँ इस टर्म्स में है कि फैमिलीज़ आती हैं, फैमिली स्प्रेड जो होता है कि एक परिवार आता है, उस परिवार के 6-7 मेंबर एक साथ आ जाते हैं। तो उस परिवार का एक व्यक्ति मुखिया रहता है, जो मेन प्राइमरी पर्सन रहता है, जो ज़्यादा बीमार रहता है और उससे जो सेकेंडरी जो उनकी क्लोज़ देखभाल करते हैं, उनको भी बीमारी लग जाती है। भगवान की कृपा है कि अभी तक उन लोगों में तीव्रता अधिक नहीं पाई जाती है।
पर ये जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट की सीवियरिटी है, ये हम कुछ केसेस में देखते हैं कि ये बहुत ज्यादा होती है और वो अक्सर उस पेशेंट को आईसीयू में लैंड अप करवा देती है। अभी जैसा आपने कहा कि एक परिवार का जो मुखिया होता है उसकी तीव्रता अधिक होती है, साथ भी पूरी फैमिली आ रही है, लेकिन उसकी जो तीव्रता होती है उसको कई बार आईसीयू में शिफ्ट करने की नौबत आ जाती है। ऐसे पेशेंट्स में ठीक होने का प्रतिशत की अगर हम बात करें तो क्या? देखिए, डिपेंड करता है। अगर एक यंग पेशेंट है, उसको कोई भी कोमॉर्बिडिटी यानी कोई भी बीमारी उसके साथ में नहीं है, उनका वजन एक नॉर्मल बीएमआई इंडेक्स में है, तो उनके ठीक होने का प्रतिशत काफी अच्छा है। वहीं पे अगर कोई व्यक्ति है जो 55 से 60 साल की अधिक उम्र का है, उनके अंदर कोई दूसरी बीपी, शुगर, विशेषकर अनियंत्रित बीपी की अगर समस्या हो, उनका वजन अगर बीएमआई में 30-35 से अधिक हो, तो उन लोगों के अंदर कॉम्प्लिकेट होके वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दूसरों के कंपैरिजन में ज्यादा लगती है। तो कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं कि पेशेंट कोरोना पॉजिटिव था और उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, उसका ऑक्सीजन का सेचुरेशन लेवल 96% था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एकाएक उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। अब इस मौत को किस रूप में लेंगे? कोरोना पेशेंट की मौत हुई है, लेकिन क्या कोरोना से मौत मानेंगे या उसको हार्ट अटैक से मौत? कोरोना में जितना अभी तक भैया समझ में आया है, दो तरह से हार्ट के ऊपर हमला होता है। पहला तो ये कि ये तो सर्वविदित हो गया है पूरे विश्व में कि कोरोना की वजह से खून का थक्के जमने का की प्रवृत्ति कई अधिक हो जाती है, हाइपर कोएगुलेबिलिटी कहते हैं जिसको। तो उस वजह से ब्लड के अंदर क्लॉट्स होना और उन क्लॉट्स के अंदर की वजह से हार्ट के ऊपर स्ट्रेन आना, ये एक बहुत बड़ा कारण है। साथ में डायरेक्ट अटैक हार्ट के ऊपर, जिसकी वजह से हार्ट की मांसपेशियों की सूजन हो जाती है, जिसे मायोकार्डाइटिस कहते हैं। ये दो चीजें हैं जो कोरोना कराता है और ये कोरोना के सबसे खराब रूप की परिचायक है और ये मिलती हैं। ऑन एन एवरेज आप 1-2 दिन में इस प्रकार के केसेस आईसीयू में पाते हैं। बाईपास सर्जरी किसी पेशेंट की हुई हो, एंजियोप्लास्टी हुई हो, उसको खतरा उतना ही है? उसको खतरा दूसरों से अधिक है, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि उस टाइप के मरीजेस में डीकॉम्पेंसेशन मतलब नॉर्मल से एकदम सीरियस हो जाने का स्तर और रेट दूसरे नॉर्मल मरीजों के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा होता है और अगर बीमारी की तीव्रता देखा जाए तो उनमें ज्यादा पाई जाती है। डॉक्टर साहब, क्या लोगों में अवेयरनेस आई है? 100%। कोई भी व्यक्ति किसी भी तबके का, शिक्षित अशिक्षित, कोई भी कार्य से जुड़ा हुआ आज की तारीख में कोरोना की जानकारी से परे नहीं है। हर व्यक्ति आता है और उसकी एक बेसिक जानकारी रहती है। इतना है कि किसी की जानकारी का स्तर कुछ होता है और किसी की जानकारी का स्तर कुछ होता है। अभी जो पेशेंट्स आपके पास हैं, अगर मैं उसको थोड़ा सा क्लासिफाई करने की बात करूँ, लिटरेट और इलिटरेट की अगर बात करूँ, तो कैसे उसका उसका कंपैरिजन कैसे करेंगे? क्या देखिए, लिटरेसी लिटरेसी से ज्यादा अपन ये देखें कि व्हाइट कॉलर जॉब और वैसे लोग जो मतलब मैनुअल जॉब में हैं, तो अगर अपन देखें तो मैनुअल जॉब करने वाले लोगों का भी प्रतिशत हमारे टोटल मरीजों में 20 से 25% है और व्हाइट कॉलर जॉब या स्टूडेंट क्लास या अपन ये कहें कि हाउसवाइफ, वो बचे हुए 75% को बिलोंग करते हैं। ओवरऑल यूथ की अगर हम बात करें तो वो केसेस कितने आ रहे हैं? ज्यादातर जो कॉन्टेक्ट फैमिली कॉन्टेक्ट्स रहते हैं किसी मुखिया के, वो यूथ ही रहते हैं और अक्सर ये यूथ जो होते हैं वो घर के उस बीमार व्यक्ति की केयर में इन्वॉल्व रहते हैं। तो अभी भी एक मतलब ऑन एन एवरेज आप एक दिन भर में 20 से 25 यूथ इससे प्रभावित तो देख ही लेते हैं, बट लकीली मोस्ट आर एसिम्प्टोमेटिक, उनमें बहुत ही हल्की तीव्रता की बीमारी पाई जाती है। डॉक्टर, अभी जो नई आईसीएमआर की गाइडलाइन आई है, उसमें क्या ये सही है कि पहला टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद अगर उसमें कोई सिम्टम्स नहीं है तो 8 दिन बाद उसका सेकेंड और थर्ड टेस्ट नहीं किया जाना चाहिए? एसिम्प्टोमेटिक केसेस जो कि पॉजिटिव हैं पर जिनको कोई लक्षण नहीं है, विशेषकर जिनको खांसी बुखार नहीं है, यानी कि न उनको खुद को नुकसान है और अगर वो समाज में चले जाएं तो समाज को भी शायद नुकसान न हो, ये मानते हुए शायद ये गाइडलाइन लाई गई है और इस गाइडलाइन की बेसिस पर अब हमने डिस्चार्ज करना चालू किया है। बट अभी भी जैसा निर्देश है कि हॉस्पिटल से छोड़ने के बाद भी 14 दिन तक उन लोगों को खुद को होम आइसोलेट रखना है।
तो देखिए आगे नहीं तो पीछे अगर हेल्थ फैसिलिटीज के ऊपर अपने को अपना भार कम करना है तो इस टाइप के मॉडिफिकेशंस लाना बहुत आवश्यक है और काफी हद तक मैं इस चीज को उचित भी समझता हूँ। तो जैसा आपने कहा कि जिसमें कोई सिम्टम्स नहीं है, सर्दी खांसी बुखार नहीं, भले ही वो पॉजिटिव है तो उसको 5 से 8 दिन बाद छुट्टी दी जा सकती है। क्या ऐसी स्थिति में पेशेंट से उसके होम आइसोलेशन वाले सिस्टम को या उसकी अवेलेबिलिटी उसके पास है या नहीं, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है? निश्चित रूप से जब भी किसी व्यक्ति को हम ऐसे डिस्चार्ज करते हैं तो हम एक उनसे एक अंडरटेकिंग लेते हैं, हम एक उनसे पत्र के ऊपर हस्ताक्षर करवाते हैं जिसमें बड़ा स्पष्ट रहता है कि उस व्यक्ति के घर में एक अलग हवादार रूम जिसमें कि अलग टॉयलेट और बाथरूम की फैसिलिटी हो, उसको अलग से खाना खाने के लिए वहां पे सप्लाई किया जा सके उस रूम में, वो अपने दूसरे घर वालों के साथ में मिंगल ना हो। ये सभी बातें उनसे उनको समझाई भी जाती है और उनकी सहमति उन एक हस्ताक्षर के रूप में उनसे ली भी जाती है। दिल्ली में एक न्यूज चैनल के दफ्तर में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव था। उसको सर्दी खांसी और बुखार था। उसके बाद से उस प्रीमाइसेस के उस ऑफिस के 60 लोग एक साथ कोरोना पॉजिटिव हो गए। तो सब लोगों का टच तो उनसे नहीं था। कुछ लोग जो उनके साथ खाना खाते थे, उनके साथ सिगरेट शेयर करते थे, वे कोरोना पॉजिटिव नहीं हुए। लेकिन वे लोग जो उनके साथ ऑफिस में काम करते थे और कुछ दूरी भी थी उनकी उनसे, वे कोरोना पॉजिटिव हो गए। इस बात को कैसे सुनी? में भी सेंट्रल एयर कंडीशनिंग उसका लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। सेंट्रल एयर कंडीशनिंग से एक जगह का एयर सर्कुलेशन ऑटोमेटिकली पूरे बिल्डिंग में सर्कुलेट हो जाता है। तो निश्चित रूप से अगर कोई व्यक्ति सीधे संपर्क में आता है तो ही इस बीमारी के होने का खतरा है, या अधिक से अधिक 1.5 से 2.5 मीटर, उससे अधिक का खतरा नहीं है। पर सेंट्रल एयर कंडीशनिंग उसका एक बेसिक कारण माना जा सकता है। और अब सब जो लोग उनके साथ सिगरेट शेयर कर रहे थे, जो लोग उनकी थाली में खाना खा रहे थे, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई। नहीं सुनील भाई, मैं आपकी बात मैं समझ रहा हूँ जो आप कहने की कोशिश कर रहे हैं कि दूर स्थित व्यक्ति उस ऑफिस का संक्रमित हो गया, बट जो एकदम पास में आया जिसने क्लोज कांटेक्ट हुआ वो संक्रमित नहीं हुआ। देखिए ये ही इस बीमारी के कुछ ऐसे रहस्य हैं जो कोरोना को कोरोना बनाता है। कोरोना एक बहुत ही मिस्टीरियस और बहुत ही मैं कहूंगा एक इवॉल्विंग वायरस है। ये हमें रोज एक नई बात बताता है, रोज एक नई उसकी प्रॉपर्टी, खूबी तो नहीं कहूंगा, बट उसकी रोज एक प्रॉपर्टी हमको समझ में आती है। तो देर इज समथिंग विच वी आर स्टिल नॉट अंडरस्टैंडिंग, जो शायद वक्त के साथ ही क्लियर होगी। बट जो बड़ी एपरेंट बात है कि डायरेक्ट कांटेक्ट ही इसका सबसे कॉमन तरीका है, तो मैं तो कहूंगा कि ये उन लोगों की खुशकिस्मती है। हाँ, पर निश्चित रूप से सिगरेट अब उन लोगों को अब छोड़ देना चाहिए। अब ये तो वैसा हो गया इससे कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन अब कौन सा प्रश्न ला रहे हैं किसी को पता नहीं, और उसका उत्तर क्या होगा उसको जानने की कोशिश के 4 ऑप्शन है। तो उस पर आपको काम करना होता है, उन चारों में से एक ऑप्शन को आप चुनते हैं। कभी तकदीर सही है तो वो उत्तर सही निकलता है, और कभी आपकी जानकारी सही है तो उत्तर सही निकलता है। और डॉक्टर रवि जोशी ने बात बहुत अच्छी कही है कि कोरोना एक रहस्यमय बीमारी है और वो रहस्य कोई नहीं जानता, रोज नए पत्ते खोलता है। जैसा कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन रोज नए नए सेगमेंट को प्रश्न लेकर आते हैं। क्या कहते हैं इस कंपेरिजन? मैं बिल्कुल मैं आपकी इस बात से बहुत हद तक इत्तेफाक रखता हूँ भैया, पर मैं मतलब इसमें बतौर अगर एक साइंटिफिक मानसिकता से मैं सोचूं तो वी आर अमेज्ड बाय द साइंस ऑफ कोरोना। बट बतौर मानवता के नाते देखूं तो जितना नुकसान हो रहा है, जितनी जानो माल का नुकसान हो रहा है, जितनी लाइफ और टाइम स्पेंड किया जा रहा है, उसको देख के मन दुखी भी होता है। तो मेरा यही है कि अगर मतलब अगर इस वायरस को समझा जाए और वाकई में अपन भी म्यूटेशन से अपने व्यवहार को ऐसा कर सके जो इतना रैपिडली इवॉल्विंग हो, तो शायद हम भी अपने जीवन का स्तर और आगे बढ़ा सकेंगे। सही बात है। क्या लगता है डॉक्टर साहब, इस कोरोना की दस्तक ने सामाजिक बदलाव की दिशा में एक नया कदम उठाया? सुनिश्चित है, मतलब एवरीथिंग इज चेंज। वार व्यवहार सामान्य बातचीत सब कुछ बदल गई है। और मैं तो कहूंगा कि शायद थोड़े समय बाद रिश्तों के थोड़े थोड़े मायने भी बदलेंगे इस बीमारी को देखते हुए। अब पर एवरी ह्यूमैनिटी नोज हाउ टू एडजस्ट, और एक वक्त आएगा जब हम इस बीमारी के साथ भी एडजस्ट करके इसको अपने सिस्टम का एक पार्ट बना लेंगे। आपने बहुत अच्छी बात कही कि रिश्तों के की सोच में भी बदलाव आएगा। उसको थोड़ा सा मैं समझना भी चाह रहा हूँ।
देखिए, बहुत सारी बातें होती है। अभी मैं आपको बताऊँ, एक 13 वर्ष का लड़का हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल में अकेला है। वो जब आया था तब उसके घर के करीबन 7 मेंबर उसके साथ में आए थे और पहले दिन मुझे अच्छे से याद है जब हम ओपीडी में बैठ के हिस्ट्री ले रहे थे, उस बच्चे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो माँ के पल्लू को छोड़ के आके हिस्ट्री भी बता सके कि यार तेरे को क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद परिवार के अलग-अलग लोग चूँकि पहले नेगेटिव हो गए तो उन सब की छुट्टी हो गई। पर वो 13 साल का लड़का करीबन बाकियों के बाद में 5 दिन तक अस्पताल में रहा और वो अस्पताल में जो 5 दिन रहा उसकी परिपक्वता और समझ-बूझ, वो एक बार भी रोया करा कुछ भी नहीं। आस-पड़ोस के जो मरीज़ थे उसके साथ में उनकी घनिष्ठता हो गई और उसने अपना मतलब टाइम निकाल लिया आराम से। मैं समझता हूँ कि उसने एक मैच्योरिटी दी उस बच्चे को, तो कोरोना शायद उस बच्चे का भला कर गया। वहीं पे हम कुछ ऐसे रूप भी देखते हैं जहाँ पे मतलब कोई ससुर के साथ उसकी बहू आई, बहू पॉजिटिव रह गई, ससुर नेगेटिव हो गया। अरे साहब, मेरी बहू को कौन सँभालेगा, क्या करेगा? वो ससुर उसके चक्कर में और 2-3 दिन वहाँ रुक गया। कोई पति अपनी पत्नी को, पत्नी बिल्कुल घरेलू, पति रहता है शहर में, वो डर के मारे कि अरे मेरी पत्नी क्या करेगी, ये क्या करेगी? वो जबरदस्ती नेगेटिव होते हुए भी उसके साथ में रह गया। तो ये एक बहुत अलग-अलग टाइप के कॉम्बिनेशन और लोगों के अंदर जो ये जो आपसी रिश्तों का बैलेंस होता है, कॉन्फिडेंस लेवल होते हैं, ये हम देख रहे हैं कि किस तरह से चेंज हो रहे हैं। वो बच्चा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ 13 साल की, उनके पास ना तो कोई वीडियो फ़ोन था, ना कोई स्मार्टफ़ोन था। वो बच्चे को सिर्फ़ एक टाइम था कि शाम को 6 साढ़े 6 बजे हॉस्पिटल के लैंडलाइन पर घर से फ़ोन आएगा, बस उसी में उसने वो 5 दिन निकाल दिए। तो मैं मानता हूँ कि उस 13 साल के बच्चों ने कुछ 25-30 साल के लोगों को भी बीट कर दिया उसमें। यही मेरी एक समझ बनी है। कितनी अच्छी बात कही है डॉक्टर रवि जोशी ने। उस 13 साल के बच्चे की जो कहानी है, वो बहुत मार्मिक कहानी है। उसकी मैच्योरिटी लेवल को दर्शाती वो कहानी है। लेकिन डॉक्टर साहब, विडंबना ये है कि जब लोग कहते थे कि 4 लोग कंधे देने वाले मिल जाएँगे, आज जब कोरोना पॉज़िटिव पेशेंट की मौत होती है, तो 2 लोग भी उसको कंधा देने वाले नहीं होते। कई इंसिडेंट तो मैंने ऐसे देखे हैं कि पत्नी की मौत के बाद पति और बेटों ने भी उसकी लाश को नहीं उठाया। ये भी एक विडंबना है। देखिए साहब, मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ मोर्चरी के हमारे कुछ सदस्य हैं, लखन भैया हैं, कई हैं जिन्होंने कई धर्म के कई लोगों को कंधा दिया, उनके उनके धार्मिक रीति-रिवाजों के हिसाब से उन्होंने उनके दाह संस्कार किए। हम उन लोगों से बहुत सीखते हैं। हम उन लोगों को देखते हैं कि कैसे वो तत्परता से, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, वो उसके दाह संस्कार और धार्मिक रीति-रिवाज में कोई वो नहीं छोड़ते। यही इस कोरोना की कहीं न कहीं एक छुपी देन है। जिसने कई उन लोगों का मानवीय चेहरा भी निकाला है जिससे कभी आप उसकी अपेक्षा नहीं कर सकते थे। वहीं पे कई लोगों की दिमागी खालीपन को भी दर्शाया। तो देखिए, हम डॉक्टर रवि जोशी से बात कर रहे थे। बात निकली इलाज से लेकर, पेशेंट की संख्या से लेकर, कोरोना की तीव्रता से लेकर तमाम सारे पहलुओं से गुजरती हुई इंसानियत के रिश्ते पर आकर टिक गई। इंसानियत क्या, आदमी का कॉन्फिडेंस लेवल क्या, तमाम सारी बातों पर चर्चा की। सिर्फ ये रवि जोशी एक डॉक्टर नहीं है, एक सामान्य इंसान भी है। इनकी भावनाओं को सुनिए। रोज जब पेशेंट से मिलते हैं, तमाम सारे लोगों से बात करते हैं, तमाम सारी लोगों की भावनाएं होती है, उनको हम तक शेयर करते हैं। बहरहाल खूब अच्छा लगा डॉक्टर साहब आपसे बातचीत करके। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आपने हमको समय दिया, मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत एक बार फिर आपका आभार। सुनील जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।